पिछले वीडियो में हमने बारी बारी से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चर्चा की थी। आज ये अवसर है कि हम मिक्स ग्रुपिंग या मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे चर्चा कर लें। मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में कुछ सीरीज और कुछ पैरेलल अरेंजमेंट कुछ इस तरह से जैसा बोर्ड में दिख रहा है, और हम लोग विशेषकर यहाँ पे जो बात करने वाले हैं आइडेंटिकल सेल की ही कर रहे हैं। तो बहुत सारे आइडेंटिकल सेल आप देख रहे होंगे कि रो एंड कॉलम में जोड़े हुए हैं। हम थोड़ी सी नंबरिंग कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा सुविधा होगा। जैसे हम इधर जो नंबरिंग कर रहे हैं रो में 1 2 सेल देखते चलिएगा, और S नंबर दे रहे हैं। S क्यों दिया? S फॉर सीरीज। पता चलेगा एक्सप्रेशन में कि S नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कंबाइंड हैं। और अब जब हम कॉलम वाइज चल रहे हैं तो 1 2 और आते आते मान लीजिए अंतिम वाला P, मतलब यहाँ पर P नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस अरेंजमेंट में अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेल की बात करें तो हमारे पास क्या होगा वो भी देख लिया जाए। टोटल नंबर ऑफ सेल्स n इज इक्वल टू हम रो को अगर नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब S को P से मल्टीप्लाई कर दें, तो S इंटू P नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे। हाँ, ये आपका चॉइस होगा कि कितने कॉलम कितने रो, ये डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे 20 सेल्स दिए हुए हैं तो आप चाहें तो 2 रो 10 कॉलम का बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो 4 रो 5 कॉलम का बना सकते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। रो एंड कॉलम मतलब S एंड P वेरिएबल होंगे, ये अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन नंबर ऑफ सेल्स जो एक बार आपको प्रोवाइड कर दिया गया वो तो फिक्स होगा। अब यहाँ पर सॉल्व करने की बारी आई, तो आप सबसे पहले कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले देखो, एक पाथ में सभी सेल्स है ना कैसे कंबाइंड है डिफरेंट पॉइंट के बीच में, मतलब सीरीज होगा। तो पहले अगर हम हर एक सीरीज को सॉल्व कर लें तो बाद में सर्किट सिंप्लीफाइड हो जाएगा, और सर्किट का सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा जानते हो आप बहुत पहले से कि अगर सीरीज में है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट होता है वो आपको R1 प्लस R2 ऐसे करते करते Rn तक जाना होता है। लेकिन इस केस में हमारे पास सभी आइडेंटिकल सेल हैं, इसलिए सबके लिए हम सेम ही लिखेंगे और R लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? तो 1 2 से लेकर के S तक है, इसलिए S टाइम्स करना पड़ेगा। और अगर हमने इसको S टाइम्स कर लिया तो ये SR होगा। R इक्विवेलेंट आपका SR हो गया। अब अगर हम E इक्विवेलेंट की इस केस में बात करें तो सीरीज में आपको मालूम है कि E1 प्लस E2 प्लस है ना En तक चलना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास सभी आइडेंटिकल सेल हैं, इसलिए E प्लस E ये भी S टाइम्स ही होगा। और अगर ऐसा है तो हम इसको S इंटू E लिख सकते हैं। अब अगर हम इस सर्किट को सॉल्व करें है ना, याद रखते हुए कि नंबर ऑफ सेल्स आपका n इज इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पर S इंटू P के बराबर होगा। कभी ज़रूरत होगी तो यूज कर लेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट सेल क्या होगा, सर्किट क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? तो आप सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस का डिफरेंट पाथ में कनेक्ट करते जाइए, और सबका वैल्यूज आप लिख सकते हैं, लिख लेंगे बारी बारी से। तो ये आपको अभी तक के सॉल्व किए हुए रिजल्ट का फाइनल आउटकम होगा। इसको S इंटू ई और इसको S इंटू आर
एस इंटू ई एस इंटू आर। इससे आसान क्या हो गया कि अब अगले स्टेप के लिए हम चल सकते हैं और बाहर से तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू कैपिटल आर दे देते हैं। ओके, सो हमारे पास अब सर्किट ये आ गया। अब थोड़ी सी बातें होंगी पैरेलल वाले केस में भी। याद होगा जब हम लोगों ने पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल की बात की थी तो हमारे पास रिजल्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो था वो कुछ ऐसा था। ओके, तो यहाँ भी हमारे पास चेंज होकर के रिजल्ट होगा। अब पैरेलल वाले केस में हम वैल्यूज अगर पुट करें तो क्या होगा वो देख लीजिए। R1 के जगह पर हमारे पास कितना है, SR है, प्लस R2 के जगह पर भी SR है, प्लस है ना यहाँ भी SR है। और ये कितनी बार है तो 1 2 से लेकर के P टाइम्स। तो इसको अगर P टाइम्स तक रखा जाए तो ऐसे केस में आप इसको लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाय SR। ओके, ये 1 बाय R इक्विवेलेंट हो गया। तो R इक्विवेलेंट कितना, तो SR बाय P याद रखिएगा। अभी यूज करेंगे हम लोग इसको। अब सभी सेल्स पैरेलल में कंबाइंड हैं तो पैरेलल में आपको याद होगा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1। E1 के जगह पर कितना, SE, और R1 के जगह पर SR। फिर E2 बाय R2 यानी फिर SE बाय SR। और ये सिलसिला चलता रहेगा कितनी बार, तो P टाइम्स आप देख रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट है वो P टाइम्स तक हो गया। वेल, बढ़िया। आप इसको लिखेंगे क्या, तो ऑब्वियस है सबके S तो कैंसिल हो जाएंगे, दिख रहा है। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, P इंटू ई बाय आर। और अगर हम केवल E इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट भी आ जाएगा। सो फाइनली ये होगा क्या, P इंटू ई डिवाइडेड बाय R ऐसा था। और आपका R इक्विवेलेंट का वैल्यू ऊपर से ले लीजिए, ये SR बाय P। कैंसिल जो होता है कर लीजिए, P एंड P कैंसिल, S रह जाएगा, R एंड R कैंसिल। यानी ये रिजल्ट जो बचा वो सिंगल SE के बराबर बचा। तो अब आगे आप क्या कर सकते हैं वो देख लीजिए। ये जो सर्किट था उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट अब ड्रॉ कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट में आपके पास एक सिंगल सेल, एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस और इसके साथ आपके पास है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो चलिए वैल्यूज हम ले लें। ये आपका फाइनल E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट और ये कैपिटल R। अब ये इतना सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया कि आसानी से हम करंट की बात कर सकते हैं। इस सर्किट में जैसे सब मिलकर के करंट यहाँ देते I, वही करंट यहाँ भी आता और वही करंट यहाँ भी आ रहा है। तो सिंपली करंट के लिए टोटल EMF मतलब E इक्विवेलेंट, और E इक्विवेलेंट कितने के बराबर आया था, तो SE के बराबर। तो यहाँ पर SE लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो एक तो R था प्लस ये R इक्विवेलेंट, ये कितना आया था, तो याद होगा आपको, ये आपको SR बाय P के बराबर आया था। तो यहाँ पर हम SR बाय P लिख लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, P ऊपर चला जाएगा, P इंटू S इंटू E डिवाइडेड बाय PR प्लस SR। और जैसा कि आपको मालूम है P इंटू S को हम क्या लिख सकते हैं, तो N लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाय PR प्लस SR, जो कि करंट का एक्सप्रेशन हो जाएगा। यही करंट है ना सभी सेल मिल करके देंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन निकालना पड़ता है हमें, वो है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, जहाँ ज़रूरत हो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। तो जैसा कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट की बात की जा रही है, ये भी आसान चीज़ है।
आप देख लें कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। अब ये सभी कॉम्बिनेशन वाले सेल मैक्सिमम करंट कब देंगे उसके कंडीशन पे हमें बात करनी है। ओके, तो जैसा आप यहाँ से लिख लें I इज इक्वल टू है ना NE डिवाइडेड बाय PR प्लस SR। अगर हम इस I को मैक्सिमम लेके जाना चाहते हैं तो इस तरफ भी हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे EMF ऑफ सेल फिक्स है, नंबर ऑफ सेल भी फिक्स होगा S इंटू पी जो आपने बात की। अब यहाँ पर कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं कर सकते। तब क्या हो सकता है, P और S का नंबर पहले भी हमने बताया था वो चेंज हो सकता है, इसलिए आप इसको NE बाय PR प्लस SR इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये तो मिनिमम होना चाहिए, तभी जाकर के I मैक्सिमम होगा। अब वापस हम आते हैं, वापस हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पर एक टास्क दिया गया कि PR प्लस SR है ना के वैल्यू को मिनिमम करना है। तो सबसे पहले मिनिमम करने के लिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको रूट PR है ना रूट PR का स्क्वायर लिख लेते हैं और प्लस यहाँ पर रूट SR का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब बोलेंगे कि इससे होगा क्या, हाँ स्क्वायर और रूट ख़त्म हो जाएगा, वापस यही हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, आप उसको A माइनस B का होल स्क्वायर मतलब PR माइनस SR का होल स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2 अंडर रूट PR अंडर रूट SR लिख सकते हो। अब बोलोगे कि इससे होगा क्या, तो देखिए PR SR ये सभी पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, यानी यहाँ प्रोडक्ट जब आप देखोगे तो वहाँ नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये टर्म तो रहेगा ही रहेगा, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, ये रहना ही है, ये तय है कि ये टर्म रहेगा। अब इस टर्म के बारे में सोचें, क्या ये टर्म फ्लक्चुएट कर सकता है? डेफिनेट है कि P और S के वैल्यू से चेंज होने से ये टर्म में डिफरेंस आएगा, और कभी ओकेजनली ऐसा हो गया कि PR और रूट SR ये दोनों वैल्यूज मैच कर गए तो वो जीरो हो जाएगा, यानी ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव में भी रहता तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाता और ऐड होके वैल्यू को बढ़ा देता। अगर पॉजिटिव में होता तब भी स्क्वायर होकर के ऐड होकर के वैल्यू को बढ़ा देता। यानी फॉर मिनिमम है ना, जो आप बात कर रहे थे कि PR प्लस SR का वैल्यू कितना मिनिमम होना चाहिए, इसके लिए ये मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ये हट सकता है मिनिमम के लिए, ये रह जाएगा, यानी 2 अंडर रूट क्या PR अंडर रूट SR। सो ऐसा हो गया, और इसके लिए फॉर दिस क्या होना चाहिए, तो जो आप PR अंडर रूट माइनस SR ओके इसकी बात कर रहे थे, ये जीरो होना चाहिए। मतलब अंडर रूट PR इज इक्वल टू अंडर रूट SR, रूट दोनों तरफ से हटा देते हैं तो PR इज इक्वल टू SR। ओके, अगर ऐसा हो है ना, तब क्या होगा कि करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम करंट का कंडीशन है। ओके, सो हमने कंडीशन निकाल लिया। अब आप पूछ सकते हैं कि इस केस में मैक्सिमम करंट कितना होगा, तो कंडीशन तो हमने निकाल लिया कि करंट मैक्सिमम होने के लिए PR इज इक्वल टू SR होना चाहिए। यानी आपने बोला कि करंट मैक्सिमम होने का कंडीशन PR इज इक्वल टू SR, जैसा कि PR इज इक्वल टू SR। अब हमारे पास I मैक्स की बात करें तो I मैक्स इज इक्वल टू है ना, ऊपर तो हमारे पास NE है, नीचे
हम पी आर प्लस पी आर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि पी आर और एस आर इक्वल हैं। सो आप इसको n को वहाँ से दिख रहा है s इंटू पी लिख लें और इंटू ई डिवाइडेड बाय 2pr हो जाएगा। p को कैंसिल कर लीजिए तो ये s e डिवाइडेड बाय 2r ये मैक्सिमम करंट का वैल्यू हो गया। ओके, एक दूसरा भी हो सकता है, आप ऐसा भी लिख सकते थे इसको, आई मैक्स इज इक्वल टू पहले तो एन ई डिवाइडेड बाय, हम पी आर को एस आर के इक्वल कर लें तो एस आर प्लस एस आर। अभी n आपका s इंटू पी इंटू ई था और ये 2s r हो जाएगा, ये s कैंसिल तो आपके पास पी ई डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल r। जो भी आपको दिया रहे EMF इंटरनल रेजिस्टेंस या EMF और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, उससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और तब हमको मैक्सिमम करंट भी मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सेल एक ही है ना, इतने सेल नहीं है, कम्बिनेशन के लिए सेल एक ही है, तो उस केस में हम किस तरह से कंडीशन को अप्लाई करें और किस कंडीशन में उस सेल से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट मैक्सिमम होगा। तो अगर सिंगल सेल है तो ऑब्वियस है कि सीरीज पैरेलल की तो बात नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर ध्यान से समझें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर P भी 1 है और S भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो दोनों ही 1 हैं। तो वैसे केस में R इज इक्वल टू R अगर हो, है ना, तो ये सिंगल सेल से रेजिस्टेंस कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू मैक्सिमम करंट का कंडीशन है। कभी ज़रूरत पड़े तो न्यूमेरिकल में हम इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।